नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वफाकी हुकूमत ने इरसा को यरगुमाल किया हुआ है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, सिंध गवर्नमेंट का यह मौकिफ है। सिंध के अंदर जो कारकर्दगी है सिंध गवर्नमेंट की, वो भी आपको पता है। जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिंध में आर्टिकल 140A लगना चाहिए, जिस तरह उसके ऊपर रिएक्शन आया मुर्तजा वहाब साहब हो, सईद गनी साहब हो, सईद नासिर शाह साहब का, चाहिए किराए के जो हैं तर्जुमान है। हर दौर में हर पार्टी में ये रहें। और बजट सबसे बड़ा अहम इशू है। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। अवाम का क्या होगा? सिंध को क्यों नजरअंदाज किया गया? सिंध के बड़े शहर कराची को भी नजरअंदाज किया गया है। जिस तरह वफाकी हुकूमत ने दावे किए थे, वादे किए थे, कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। बजट दस्तावेज के मुताबिक तकरीबन 388 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए बिल वास्ता, जिसमें 265 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। ये सारा बोझ अवाम के ऊपर होगा, गरीब लोगों के ऊपर बोझ होगा। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, इस हुकूमत ने किया क्या है अवाम के लिए? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बैरिस्टर इमरान अली साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं और कानूनदान हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब शबीर कायम खानी साहब, रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, पाक सल्तनत पार्टी के मिनिस्टर रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान हैं। शबीर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने। सर मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। शबीर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं जो ये चपकलिश है सिंध की, वफाक की, तजादात बढ़ रहे हैं, कोई एक भी मसला हल नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इनकी चपकलिशी है। अगर देखा जाए तो मैं इस तरह से उसको बयान करूंगा कि आपने भी बजट का जिक्र किया, इससे पहले भी 2 बजट इस वफाकी हुकूमत ने पेश किए हैं, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। जो उन्होंने वादे बईद किए थे इलेक्शन से पहले कि नया पाकिस्तान बनेगा और ये अवाम के मसाइल हल होंगे, अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि उनमें उनके मसाइल में इजाफा हुआ और लोग परेशान हैं, चाहे वो महंगाई हो, मतलब मुख्तलिफ उस पर हम बात कर सकते हैं। और दूसरा रहा सवाल, ये 3 साल से कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान में अगर आप बात खाली कराची की ही करें और हैदराबाद की करें या सिंध के दीगर शहरों की करें या देही इलाकों की करें, कहीं भी डिलीवर होता हुआ नजर नहीं है हमें इन 3 सालों में। और फिर बात करें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खाली वफाकी हुकूमत ही नहीं, सूबाई हुकूमत की भी तो अगर आप कारकर्दगी देख लें ना, उनकी परफॉर्मेंस भी तो 0/0 है। आज 14 साल से हुकूमत पर फाइज हैं, वो सिंध सूबाई हुकूमत उनके पास है। और 2008 में वो मुंतखब होकर इधर आए, फिर 2013 में, फिर 2018 में 3 मरतबा उन्होंने सूबाई हुकूमत बनाई। 14 साल से आपने सिंध में कौन से दूध की नहरें बहा दी? आप देखें कि एक मिसाल दिया करते मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो जिसकी तारीख 5000 साल पुरानी है, कि यार आपने इसको मोहनजोदाड़ो बना दिया। तो मैं तो ये कहूंगा इन्होंने कराची को भी मोहनजोदाड़ो बना दिया, हैदराबाद को भी, इवन लाड़काना को भी। देखो, लाड़काना पूरी दुनिया में पहचाना जाता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, क्योंकि उनका शहर था, उनका इलाका था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से इन्होंने वोट हासिल किए और करते हैं। लेकिन इनको इतनी शर्म हया भी नहीं कि वो अपने उस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनका पूरा खानदान शहीद हो गया, इतनी बड़ी उनकी कुर्बानियां हैं, कि उनको शहर को कोई मिसाली शहर बना दें। आज तक इस 14 सालों के अंदर इन्होंने अपनी कोई मॉडल यूसी नहीं बनाई है। सही। कराची को तो खैर छोड़े, मैं कराची की तो ऑन ही नहीं करते ना, कराची को जो इन्होंने हाल किया है। तो जिस तरह इन्होंने कराची को तबाह किया, इसी तरह से इन्होंने लाड़काना को भी तबाह किया। आज आप देखें कि लाड़काना में वैक्सीन ना होने, कुत्ते काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से बच्चे मर जाते हैं, रास्तों में दम तोड़ जाते हैं। कोई इन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया है। चांद का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसकी हालत आप देखें कि एक बेड पे बाज़ औक़ात 2-2 पेशेंट सोए हुए होते हैं। बेड पे, स्ट्रेचर पे उनके व्हील खराब हैं, फिर नीचे ईंटें रखी हुई हैं। ये चीजें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, छुपाई नहीं जा सकती। ये चीजें सारी सोशल मीडिया पे आती हैं। तो ये इनके लिए तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि 14 साल में इन्होंने 8372 अरब रुपए खर्च किए। इन्होंने इतने पैसे खर्च करने के बाद में, अभी फवाद चौधरी का आप जिक्र कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस साल भी हमने 700-750 अरब रुपए दिए हैं और पिछले 2 सालों में 1600 अरब रुपए दिए। तो ये पैसे जाते कहां, नजर कहां थे? ना ये कराची में इनका कोई इनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ना कोई ड्रीम्स ये कर रहे हैं, ना सिंध के शहरी इलाकों कोई हॉस्पिटल कोई खास नहीं बनाए इन्होंने, हेल्थ में कोई काम नहीं किया, एजुकेशन में कोई काम नहीं है। आज एजुकेशन में आप देखें कि सिंध का 70 लाख बच्चा
जो कि स्कूलों से बाहर है, तो इनकी कोई कारकर्दगी है नहीं। तो इस पे तो जितनी बात की जाए वो कम है। ठीक है सर, हमारे मेरे साथ एक अलमिया है हमारे लिए। टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मारूफ बिजनेसमैन है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, यमन के कॉन्सुलेट जनरल हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? इसमें नए टैक्सेस लगाए गए हैं, इसका पूरा बोझ गरीबों पे पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये बजट जो है ये क्लेम तो कर रहे हैं कि बिजनेस फ्रेंडली है, तो गरीब फ्रेंडली है, लेकिन ये हर साल इस तरह की बातें होती हैं और हकीकत जो होती है जब सामने डिटेल्स आती हैं तो पता चलता कि टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स जो है वो हर जगह लगा दिए जाए। मैं आपको सिर्फ दो बातें शुरू करूंगा, जो बड़ी बात है छोटी बात के बजाय। सही। सर्कुलर डेट हमारा खत्म हो गई थी और उस सर्कुलर डेट को खत्म करना था, क्योंकि IMF ने कहा कि अगर इस सर्कुलर डेट कम और खत्म और कंट्रोल नहीं हुए, हमारी मायशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सही। इस बजट में उन्होंने वजह बताई है कि सर्कुलर डेट क्यों होते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा हम इन सनत जारी करेंगे तो नई सनतें लगेंगी तो उनकी पावर की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो वो इन IPP से लेंगे जिसकी कीमत वो अदा करेंगे और फिर हमें फिक्स कैपेसिटी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और इस तरह से ये 7 से 8 साल में खत्म हो जाए। सही। ये बम है, टिक कर रहे हैं हर रोज, कभी भी फट सकता है। इसके लिए 7 साल आने वाली हुकूमत की तरफ न देखें। आप इसको कंट्रोल या कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो रोड मैप बजट में देना था। दूसरी बड़ी चीज जो इतनी अहमियत की हामिल है वो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हुकूमत के वो इदारे जो नुकसान से चल रहे हैं। सही। जिसमें स्टील मिल है, जिसमें रेलवे है, जिसमें PIA है, जिसमें मुआवजा और डिस्कोज है, उन इदारों को चलाने के लिए इस हुकूमत ने पिछले 2 सालों में 1000 अरब रुपए कौमी खजाने से झोंके। 1000 अरब। जब PTI ने हुकूमत संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि हम इन इदारों को फौरन निष्कारी या रीस्ट्रक्चर तंजीम में न करके कौमी खजाने से इसका बोझ हमने मजीद पढ़ने दें। आज एक तो 2 सालों में 1000 अरब जोंकी। सही। दूसरा सोल्यूशन क्या देते हैं वो? सोल्यूशन वो ये दे रहे हैं कि हम एक कमेटी बनाते हैं, 3 साल के बाद आ रहे हैं हुकूमत बनने के 3 साल के बाद हम एक कमेटी प्राइवेट सेक्टर की बनाते हैं और वो डिसाइड करेगी इन इदारों को रिस्ट्रक्चर करें, तंजीम में न करें या निष्कारी करें। तो भाई 3 साल किस लिए वेट कर रहे थे कमेटी बनाने के लिए? आपने पहले साल ही क्यों नहीं बने? और कमेटी को पावर नहीं है। प्राइवेटाइजेशन बोर्ड एक होता है, उसको पावर है, कानूनी पावर। प्राइवेट सेक्टर कमेटी को कोई इख्तियार नहीं है। तो ये और फिर मजीद 4-5 साल के लिए आपने डाल दी बात। आने वाली हुकूमतों पे अगर आप ये सब मलबा डाल के अपनी जान अपने दामन साफ करना चाहते हैं तो ये मसले हल नहीं होंगे। आपको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालना है, इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो ये दो तो बहुत ही बड़ी इशू जो मैं चाहता था मैं आपको बताऊं। फिर उन्होंने ये माना है कि ज़राअत के शोबे में हमारी ज़राअत का टारगेट 3.3 था, 2.7 इन्होंने हासिल किया। पिछले साल भी टारगेट नहीं हुआ था। कॉटन की फसल जो 13 मिलियन बेल होती थी तो 6.5 मिलियन बेल इस साल हुई है और हमें $2 मिलियन के कॉटन इम्पोर्ट करने पड़ी है बाहर से, जिससे हमारी टेक्सटाइल सनत चल रही है, नहीं तो सनत हमारी बढ़ जाए। देखिए कौमी खजाने से बहुत बड़ा बोझ है। अब आगे देखिए महंगाई है, महंगाई 9%, 10% और 11% इन्फ्लेशन रहा है इन दिनों। ये अफरातज़र जिसको महंगाई या इन्फ्लेशन कहते खाने पीने की अशिया में है। इसमें आप आटा ले लें, शक्कर ले लें, खुरदुनी तेल ले लें, आप दालें ले लें, अंडे ले लें, मुर्गी ले लें, जो कई 100 गुना बढ़ी और आज सफेद पोश आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है महंगाई की चुभन को, तकलीफ को। लिहाजा खुशी तो एक बात की कि ये भी मानते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये हमारे लिए चैलेंज है बहुत बड़ा, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा पड़ोसी आके नहीं हल करेगा।
ये आपने करना है, ज़राअत के शोबे को आपने फवाल करना है। पाकिस्तान का जो नसीब बाबा कौम ने देखा था इम्तियाज, वो था सही। ज़रूरी तनकी पाकिस्तान। बेग साहब एक अहम चीज आज ही फ्लोर मिल्स मालकान ने भी कहा है, जिस तरह आटा सबसे बड़ा अहम है गरीबों के लिए, जिस तरह आपने कहा गरीब दुश्मन अवाम दुश्मन बजट है, उन्होंने भी कहा है कि टैक्स टर्नओवर टैक्स बढ़ाया गया, इससे तो आटा महंगा होगा। देखिए, फिर गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2000 रुपए पर मंथ कर दी इन्होंने। सही। उससे 1200 अरब रुपए काश्तकारों को मिले, इसमें 1200 अरब। सही। और वो पैसा मार्केट में आया तो मोटरसाइकिलें भी खरीदी गई, गाड़ियां भी खरीदी गई, मकान भी बुक कराए गए, लेकिन आटे की कीमत पे उसी हिसाब से बढ़ गई। सही। जब भी आप सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं, किसी चीज की, गन्ने की सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं, आप कॉटन की सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं, सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं, तो आपकी महंगाई बढ़ती, क्योंकि अशिया पर महंगी बिकती। और यही हुआ कि 20 रुपए का नान हो गया आज, जो एक आदमी घर में 10 लेके जाता था 100 रुपए में, वो अब 5 नान लेके जाएगा अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। आधा रोटी खा के उन्होंने अपना पेट को भरना है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई हमारे जमाने में भी थी, लेकिन इतने होशरबा अनकंट्रोल महंगाई नहीं थी। उसके बाद आपने एसएमईज की बात की कि स्मॉल एंड मीडियम सेल इंडस्ट्री जो होती है वो मुलाजमतें पैदा करती हैं किसी मुल्क से। कोरिया, इंडिया, चाइना जो तरक्की की है, इन्होंने छोटे और बड़े दर्जे की सनत से नहीं, इन्होंने छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों से तरक्की। बड़े दर्जे की सनतें जो होती है जॉब की मुलाजमतों वाकई नहीं पैदा करती। 80% किसी मुल्क में जो मुलाजमतों के मौके पैदा होते हैं तो छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों से होते हैं, और इन्होंने माना कि हमारी छोटे दरमियाने दर्जों की सनतें ग्रोथ नहीं हो सकती। बड़ी मेहरबानी सर, लिमिटेड टाइम, हाँ लिमिटेड टाइम है सर, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन थे। सर अहम सवाल, बजट पे तनकीद कर रही है अपोजिशन, जायज है तनकीद या सिर्फ तनकीद होती है? जिस तरह मैं ब्रेक के बाद आऊंगा आपसे इसका सवाल बैरिस्टर साहब लूंगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, महंगाई, बेरोजगारी, बजट, दावे, वादे, तब्दीली, गवर्नमेंट की कोई तब्दीली आई मुल्क के अंदर, इसका तो आपको खुद पता है। सर कितनी जायज है तनकीद कि इस बजट में कुछ भी नहीं मिला, गरीब दुश्मन अवाम दुश्मन बजट था, क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? सर ये देखें पहले के बजट में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इम्प्रूव हुई हैं। आपका जीडीपी 3.9 इम्प्रूव हुआ है, जो पहले था 0.5। आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इम्प्रूव हुई है, आपकी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आई है, आपकी पर कैपिटा इनकम में इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये तो चीज़ें रियलिटी हैं। वजह उसकी ये भी है जैसे कि अब कोरोना की वजह से बाहर की दुनिया, बांग्लादेश, इंडिया में जब ऑर्डर नहीं ले रहे थे तो पाकिस्तान ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। ठीक है, उसी बेसिस पे आपकी सर्विसेज भी बढ़ी और फिर आपका जो है जीडीपी लेवल बढ़ गया है। लेकिन जीडीपी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ें होती हैं जीडीपी में एक्सपोर्ट। ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी जा रही है, जो कि हमारी नील जा रही है, बिल्कुल ख़त्म है, नाकारा है। अब उसके बजट में काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन जो कि मेन चीज़ है, अब आवाम जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए ये है कि भाई घर में चूल्हा जले और खाना खिला सके अपने बच्चों को। इन्फ्लेशन आपकी है, आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे आ रही है। बजट में ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको उन्होंने अनफेवरेबल दिखाया है कि वो आपकी डाउन है। अब देखो, हम बेसिकली एग्रारियन कंट्रीज हैं। एग्रारियन कंट्री बेसिकली हमारे लिए तो ये डूब के मरने के लिए बात है कि भाई हम रशिया से कहीं और से वीट जो है एक्सपोर्ट कराएं, हम जो है कॉटन बाहर से एक्सपोर्ट कराएं। हम इसके 4 मेन चीज़ें आपके पास होती है: वीट, राइस, मेज़
और जो है कॉटन, ठीक है। आप इनको सब्सिडाइज करें, इनके ऊपर मीन्स के आप डेवलपमेंट लेके आए। वहाँ से क्या होगा, जब लोगों को अब जो इन हाउस जो बंदा है, जो हारी है, जो मीन्स के किसान है, वो बंदा जब उसको आप एट ईज रखेंगे, उसको जब आप सब्सिडाइज करेंगे, वो क्या करेगा, आपकी क्रॉप्स को बढ़ाएगा। जब आपकी क्रॉप्स बढ़ेंगी तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। उससे दूसरा ये भी होता है कि उन इलाकों में जहाँ पे वो विलेजेस में रहते हैं, वहाँ पे भी सुकून, अमन परस्ती होती है। अगर वहाँ पे मीन्स ये चीज़ें नहीं होगी, वो अगर कर्जा उठा के अपनी वो खेती बाड़ी करेंगे या अपने पैसों से लगाएंगे, तो क्या होगा, वो उनके रेट ज़्यादा होंगे। फिर अब इनके ये फूड जो आइटम है ना, उसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन होती है। अब शहर हो या गांव हो, अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो फेटल है सोसाइटी के लिए। इन्फ्लेशन से क्या होता है, लोगों में मीन्स के बेजारी आ जाती है, बेजारी मजबूरी, तो वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। आजकल आप हालात देख रहे हैं हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सड़कों में, गलियों में और रॉबरीज शुरू हो गई हैं। मीन्स के कोई बंदा सेफ फील नहीं कर रहा जो कि पहले था। वजह यही है कि क्योंकि आपकी जेब में जब पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, दूसरे से छीनोगे। मीन्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल कमज़ोर है, मीन्स के कोई कानून को मानने के लिए तैयार है नहीं। तो कुछ हद तक उनकी तनकीद ठीक है कि मीन्स के बजट बेसिकली आवाम दोस्त होनी चाहिए थी आवाम को। अब आवाम का मेन फ़ायदा, पहले तो इनको ये इन्होंने पैसे लगाए, एनर्जी सेक्टर में पैसे लगाए, ठीक है। और पीटीआई के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो पहले जैसे बाउंड थे IMF से, कि भाई उनके जो मैंडेट था स्टेबिलिटी एंड ऑस्टेरिटी, वहाँ पे उनको उस हिसाब से बजट बनाना था। लेकिन इन्होंने शिफ्ट जो किया, इन्होंने बजट ग्रोथ पे लगाई, जिस पे प्रोडक्शन और दूसरी चीज़ें। तो अब पीटीआई के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमने भाई IMF से बच के, लेकिन उसके लिए मज़ीद चैलेंजेस आने। अब पीटीआई ये देखना है उसको कि ये IMF के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, FATF के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब या तो शायद ये ट्रेड करेंगे, ट्रेड इस सेंस में करेंगे, अमेरिका इनसे जो है ना एयर बेस मांगेगा। अगर ये एयर बेसेस नहीं देंगे तो वो वहाँ से IMF की पॉलिसीज थोड़ी हार्श हो जाएंगी, जो कि अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए मजीद चैलेंजेस पैदा करेंगे। ठीक है शबीर साहब, एक तो यहां चीजें बताई गई कि कुछ अच्छी हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो चीजें की आपके सामने, सर ये वफाकी गवर्नमेंट, खान साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर तो पूरे मुल्क का होता है, लेकिन फर्क नजर आता है। सिंध और पंजाब में फर्क नजर, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन सिंध के हुकूक, सिंध के जो मसाइल हैं, उस पे ये गवर्नमेंट आपको सीरियस नजर आ रही है? सर देखिए, इसमें मैं इस तरह कहूंगा कि मैंने पहले ही बात की कि फेडरल गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो भी PFC जो अवार्ड जो इनका हिस्सा बनता है सूबे का, वो हम इनको देते हैं। अब ये कहाँ खर्च करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वफाक तो चलो नहीं कर रहा कुछ भी यहाँ पर। और सर NFC सुने आप सुने, मैं ये बता रहा हूँ, इन्होंने एक दफा आए और 1100 अरब रुपए का इन्होंने, उससे पहले मेरे ख्याल कोई 200 कितने, मेरे ख्याल 162 अरब रुपए का उन्होंने ऐलान किया। तो मैं समझ शायद 11 रुपए भी नहीं दिए अब तक, महज इनके दावे ही हैं। और आप देखेंगे कराची की बात, देखेंगे कराची देता है सर। देखो, मैं ये बता रहा हूँ ना कि आपको कराची का राइट बनता है ना, कराची मतलब पूरे सूबे का राइट बनता है, लेकिन बकौल इनके। और ये कह रहे हैं, ये तो डॉक्यूमेंट से ही बताएंगे ना, ये तो सिंध गवर्नमेंट ही बताएगी। और सिंध गवर्नमेंट ये खुद बता रहे हैं ना, ये खाली लफाजी तो नहीं है ना, बात तो ज़ाहिर है, कोई रियल बात है, कोई ऐसी कोई वो फर्जी बात तो नहीं है। ये कह रहे हैं हम तो पैसे देने नहीं हिस्से के। अब ये क्या कर रहे हैं पैसे? अब बात ये कि सूबाई हुकूमत भी तो क्या कर रही है ना। चलो वफाक सुने, एक मिनट सुने, वफाक की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, सूबे को तो सूबाई हुकूमत करेगी ना। जब उनको पैसे मिल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट पे, आप जब आपको PFC मिल रहा है तो सॉरी NFC मिल रहा है, आपको वहां से मिल रहा है, NFC के तहत आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो फिर आप PFC क्यों नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? एक बात वो कहते हैं कि अगर हम हुकूक की बात करते हैं, पानी जो सबसे बड़ा मसला है, आप खुद एक लैंडलॉर्ड है, आपकी खुद एक जमीन है, पानी सिंध का रोका जाता है। जी जी। पंजाब से पानी आता है, टेल एंड में हमें पानी रोका जाता है। सिंध अगर उनको गैस देता है तो सिंध ने कभी गैस रोका है? नहीं रोका। दूसरी बात, सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि हम बार बार ये चीजें कहते हैं, तो वो कहते हैं कभी गवर्नर राज लगा देंगे, 140A लगा देंगे, कभी आपकी गवर्नमेंट खत्म कर दें। ये प्रेशर्स आते हैं, ये साजिशें होती हैं, ये धमकियां दी जाती हैं, क्या कहें? असल में महज मैं ये समझता हूँ ये बातें तो हमें जेब भी नहीं देती।
ज़ाहिर है पाकिस्तान को बने आज हम प्लेटिनम जुबली बनाने जा रहे हैं, 75 साल होने वाले हैं, और ये 75 साल में भी अगर हम सूबों की बात करें कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान और फिर केपी के, तो ये एक बड़ा आलमी है। आज तक हम तो एक मतलब हमने अपने पाकिस्तान ही नहीं समझा, अपने मुल्क को समझा ही नहीं, एक नेशन ही नहीं बने। तो ये महज मैं समझता हूँ ये बातें नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई ज्यादती करे तो खाली इस तरह से नहीं कर रहा होगी, शायद किसी सूबे के साथ ज्यादती हुई, अगर कर रहा है तो नहीं करनी चाहिए किसी सूबे के साथ, किसी भी सूबे के साथ, क्योंकि पूरा पाकिस्तान है और वज़ीर-ए-आज़म तो पूरे पाकिस्तान के हैं, और ये मुल्क सबका ही है ना, ये मुल्क ये तो नहीं प्रॉपर किसी एक सूबे का मुल्क है। तो इन चीज़ों से हमें अभी बाहर निकलना चाहिए। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी तक हम लोग इसी मसाइल में उलझे हुए हैं कि वो फला ये कर नहीं कर रहा, फला ये नहीं कर रहा, कौमियतों में उलझे हुए हैं, मज़ाहिब में हम उलझे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें मतलब हमें कम से कम ज़ेब नहीं देती, और हम तो कोशिश कर रहे हैं, कम से कम पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ज़रूर कोशिश कर रही है। इनिशिएटिव हमने लिया है कि हमने इसी हवाले से जो चीज़ें थी ये पाई जाती थी, खासकर इस शहर में देखें जो एक मुआशी और एक ये हब है एक कराची, जो ज़ाहिर है आप खुद बता रहे हैं कि 70-75% ये टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, और लेकिन आज कराची देखें कि पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। अब देखें कि कराची जो कि समंदर के किनारे पे आबाद है ना, समंदर के किनारे पे आबाद होकर भी कराची के लोग प्यासे हैं। ये कितना बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर पानी जो टैंकर पानी है, ऐसा नहीं कि पानी कराची के इसका पानी लोग बेच रहे हैं, तो हाइड्रेंट बनाए हुए लोगों ने, तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये भी तो फिर किसी की जिम्मेदारी बनती है ना। ये भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। फिर यहाँ की जो मुकामी हुकूमत है, जो बैठे हैं ये लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो वाटर बोर्ड हो या दीगर अफसरान हो, कि कम से कम पानी आज की किस सदी में बैठे भाई, हैं, हर दौर में कराची के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई, हर दौर हो, जब भी कोई भी हुकूमत हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, सिंध में जिसकी भी गवर्नमेंट हो, कराची के साथ तो जुल्म होता रहा है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि शायद आपने अच्छी बात की है, और देखो ये चीज़ें कराची, मैंने कहा ना पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का एक दिल है, एक ये मुआशी हब है, और ये कराची वो कराची जो हर एक को अपनी गोद में समाता है, चाहे किसी सूबे से हो, और जारे हक है सबका, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ये सिंध का दारुल खिलाफा है, और एक किसी वक्त जमाने में ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं। नहीं, ब्रेक का टाइम हुआ। कराची ने सब कुछ दिया है, सबको पाला है, पोसा है, मां का किरदार अदा किया है, लेकिन कराची के साथ कोई वफादार है? ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह कराची के मसाइल हैं, कराची ने हर दौर में अपना किरदार अदा किया है, मां का किरदार अदा किया, लेकिन कराची को नजरअंदाज किया गया है, नोचा गया है कराची को। सबने सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने ही हैं जो शहर में रहते हैं, इस सूबे में रहते हैं। उनकी बार बार हुकूमत आई, हर दौर में वो हुकूमत में थे, लेकिन वह यहां भी ब्लेम शिफ्ट होता है कि वफा कुछ नहीं देता। शबीर साहब, मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। उसमें देखेंगे पीपल्स पार्टी तो 14 साल से हुकूमत कर ही रही है, इसके साथ फिर एमक्यूएम जो हमारा सबका पार्टी थी, एमक्यूएम भी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत का हिस्सा रही है, लेकिन जो काम करने थे आप वो खाली एक पीरियड छोड़ दें परवेज़ मुशर्रफ साहब का, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, उस पीरियड को निकाल के जहां आप देखेंगे कराची बहुत तेजी से तरक्की याफ्ता दुनिया का 12वां बड़ा शहर हुआ, और आज देखो दुनिया के किस पोजीशन के ऊपर सबसे बेकार शहर हो गया है। तो उस दौर में तो यकीनन कराची में काम हुए हैं, अदरवाइज बाकी तो कराची को एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर लूटा भी, और उसको इसकी पोजीशन भी खराब की कराची की। सर, दोनों जो पार्टियां हैं जिम्मेदार हैं, जिस तरह जबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का दौर रहा, हुकूमत रही और इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे, सूबे के ऊपर, क्या कहेंगे? सर, कराची ने तो माशाल्लाह सबसे वफा की, लेकिन कोई ना रहा जो इससे वफा करता। वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, या कोई और दीगर जमात हो, काफली का भी दौर आया। यहाँ पे तो सारे यही जहन बना के आते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारे इदारे हैं, इनको लूटना है, मारना है, पैसे लेके जाना है। यहाँ पे देखें हर लेवल पे करप्शन उन लोगों ने आके की। इन लोगों ने SBCA को उठा लें, आप KMC को उठा लें, कोई भी फेडरल का इदारा उठा लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा उठा लें, हर जगह पे करप्शन, हर चीज़ पे करप्शन। वो पैसे जमा होते होते इन लोगों ने इतनी इसके गाड़ियों पैसे भर के ढोए इन लोगों ने, ठीक। बजाय अभी भी फिर भी ये वही शहर है, इतनी लूट मार के बावजूद भी फिर भी इन लोगों को पाल रहा है।
इन लोगों को जो भी है उनको शर्म करनी चाहिए, हया आनी चाहिए, और इस मुल्क के लिए, इस लोगों यहाँ पे रहने वाले जो राइश पजीर हैं, जो लोग इस शहर में रहते हैं, इस शहर के लिए कुछ तो करें। आपका पानी का मसला है जो कि हल हो सकते हैं। अभी देखिएगा, आप कुछ दिन होंगे कि अब ये मानसून होगा और फिर उससे ये फ्लड्स आएंगे। इनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती। वजह क्या है? अगर ये प्री प्लानिंग करेंगे तो वो जो डेवलपमेंट फंड आएगा वो कहाँ जाएगा? क्योंकि इनकी नज़र इस पे नहीं होती कि ये मानसून आएंगे या ये पानी वैसे भी आपका इतना ज़ियान हो रहा है जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसयूज़ है यार, अल्लाह की नेमतों का आप मिसयूज़ कर रहे हो। मेरे साथ सर टेलीफोन लाइन पे प्रेसिडेंट हैं PMLN कराची डिवीजन के सलमान खान साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। किस तरह देख रहे हैं बजट का जायजा? जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, ये जब से गवर्नमेंट आई 3 साल का अरसा गुजर चुका है, 1200 अरब रुपए नए टैक्स लगाएं, क्या कहेंगे? देखिए, आगे का तखमीना लगाने से बेहतर है कि पिछले 3 साल पे अगर आप रोशनी डालें तो सितंबर 2018 में असद उमर साहब आए थे। उन्होंने कहा कि जी एडिशनल टैक्सेस 300 अरब के लगाएंगे, टैक्स रेट्स बढ़ा दिए गए, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस उन्होंने कहा हम कम करेंगे। साल गुजरने के बाद कोई टारगेट मीट नहीं हुआ, बल्कि ग्रोथ रेट 62% कम हो गया। इसी तरह से फिस्कल ईयर डेफिसिट जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा था। तो नथिंग वाज अचीव। बड़ी उन्होंने बातें जैसे की थी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो आप एक्सपोर्ट तो $500 मिलियन कम हो गई थी। तो उसके बाद और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रही उस दौर में वो तकरीबन 3% कम हो गई। 2009 में जब ये आए तो अप्रैल में इन्होंने हफीज शेख साहब को ले आए। हफीज शेख साहब ने, वो तो लगता था कि IMF से निगोशिएट कर रही है, तो वो IMF को हम चले गए वो टाइम। उसमें भी बदतरीन परफॉर्मेंस थी। उन्होंने कुछ 700 अरब के नए टैक्सेस इम्पोज किए। उन्होंने कहा कि जी हम बहुत कुछ छक्के मारेंगे, पर नथिंग वाज अचीव। तो मैं समझता हूँ पहली चीज तो ये है कि देखिए ये एक हमारा फिजिकल एक बजट है जिसके ऊपर हर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल और नेशनल इन्वेस्टर्स, वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही है कि आप शौकत तरीन साहब की तकरीर निकालें जो हलफ लेने से ठीक 45 दिन पहले या 30 दिन पहले उन्होंने टीवी चैनल पे की थी, जिसमें उन्होंने पब्लिकली कहा था कि जी बेड़ा गर्क कर दिया है और ये नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक 15 दिन बाद वो टेक ओवर करते हैं, हलफ लेते हैं, उसके बाद सब अच्छा है। और आज मतलब मुझे हैरत है कि अखबारों में ये लिखा हुआ है कि इस वक्त तकरीबन 3.5 और 3.7% इस पर GDP ग्रोथ है। तो ये सबसे पहले जरूरत इस चीज की है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई जाए। मैं तो इसे कहूँगा कि एक जुडिशनल एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए जो ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये फर्ज फिगर्स जो है ये किस तरह मुमकिन है। मतलब आप देखें ना, कोविड की वजह से वैसी इकोनॉमी एक हॉल्ट हुई है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या ऐसा हो गया पिछले 6 महीनों में कि नेगेटिव ग्रोथ? मैं अखबार की आप कटिंग निकालें पिछले साल क्या, मई जून के आप अखबार निकालें, डॉन के या बिजनेस रिव्यू के, बिजनेस रिकॉर्डर के, उसमें बड़ा क्लियर नेगेटिव ग्रोथ थी। तो आखिर 6 महीने में हुआ क्या कि एकदम से 3.5% ग्रोथ कैसे हो गई? तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सर। दो अहम चीजें ऊपर चीजें हो। दो अहम चीजें बरामदात में 2018 से इस दौर में कम हुई। एक चीज, नए टैक्सेस लगा गए हैं इनडायरेक्ट टैक्स का जो तकरीबन 265 है अरब रुपए। ये तो गरीब आवाम के ऊपर जाएगा। और आपने मशीनरी के ऊपर भी 17% GST लगा दी है। इसका भी तो इंपैक्ट पड़ेगा गरीब के ऊपर। क्या कहेंगे? बिल्कुल पड़ेगा जी। सबसे पहले तो आप जो भी इकोनॉमिक सर्वे आया जो तरीन साहब ने उसको उस पर बात भी की, उसमें बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पाकिस्तानीज हैं PTI की पिछले 2 साल की गवर्नमेंट में वो 56 मिलियन से कम होके 53 मिलियन रह गए, विच मीन्स कि 3 मिलियन 30 लाख लोग नौकरी से महरूम हो गए इन 2 सालों में। तो बात यह है कि आप इकोनॉमी के डिफरेंट इंडिकेटर्स का अगर कंपैरिजन करें ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये ठीक है तो वो गलत है, अगर वो ठीक है तो ये सही नहीं हो सकता। तो ये
मैं समझता हूँ कि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, इंडिकेटर्स तो ठीक करें, इंफॉर्मेशन तो ठीक करें, डिसीजन आपने जो लेना है ले। ये टारगेट तो देखिए वही साहब, ये तो हर साल ये तो एक रिचुअल है ना हमारे यहाँ जवाहरलाल साहब के जमाने से, कि फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, एक तकरीर करेगा और बताएगा सब अच्छा है की रिपोर्ट, और बताएगा जी हम जानते चले जाएंगे, और उसके साल गुजरने के बाद वो किसी न किसी या तो मिनिस्टर को फारिग कर दिया जाएगा या किसी न किसी पर इल्जाम लगा के खत्म। तो टारगेट के ऊपर देयर इज नो रिकोर्स कि अगर गवर्नमेंट टारगेट अचीव नहीं करती तो उसके ऊपर कोई खमियाजा उन्होंने नहीं भुगतना। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम इस वक्त जो बिजनेसमैन है वो हम ये देख रहे हैं कि ये मजाक क्या कर रहे हैं, स्टेट बैंक क्या सो रहा है, क्या हो रहा है, ये मतलब ये फिगर्स एकदम से ओवरनाइट चेंज कैसे हो गए, तरीन साहब के स्टेटमेंट एकदम से हलफ उठाते ही तब्दील कैसे हो गए। तो ये मतलब हमें तो नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान में जो लोग एज एन इन्वेस्टमेंट हब, पाकिस्तान एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देख रहे हैं, वो इस वक्त इस चीज को कैसे ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पूरे आउटलुक को एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए या IMF से कहा जाए कि भाई आपकी भी यहाँ पे ऑफिस मौजूद हैं, थोड़ा सा एक क्रॉस चेक तो करेंगे लोग कर क्या रहे हैं, उसके बाद पॉलिसीज बनाई जाए ना। अभी तो ये समझ ही नहीं आ रहा है इन्होंने जो भी टारगेट लगाए, इट्स ऑल इन द एयर। आई मीन ऑनेस्टली बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब सलमान खान साहब, प्रेसिडेंट PMLN के थे, आपकी बड़ी मेहरबानी। बैरिस्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने दिया शबीर भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप टाइम निकाला। मुल्क के अंदर जो मैशियत की सूरत हाल है आपके सामने, सियासत भी आपके सामने है, जिस तरह लोगों का एतमाद होता था। एक तीसरी पार्टी तहरीक इंसाफ आई, उसने बड़े दावे वादे किए, लेकिन इलेक्शन एक बैरोमीटर होता है, उसमें वो 5वें 6ठे नंबर पे आ रही है। ये लोगों का रिएक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह ख्वाब दिखाए गए थे, महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, और सबसे बड़ा एहसाब नजर आएगा इस दौर में भी वही करप्शन। आपके सामने रिंग रोड स्कैंडल, आपके सामने है चीनी का स्कैंडल, आपके सामने दवाइयों का स्कैंडल, आपके सामने है जाए तो जाए का। इस मुल्क क्या, इस रियासत को भी खतरा है ऐसी हुक्मरानी से जो डिलीवर नहीं कर रहे, जो रिलीफ नहीं दे रहे, जिसमें अवाम नहीं है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।